हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं स्नेहा सिंगाटिया और चलिए आज हम आपका चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करने वाले हैं, हाशियाकरण की समझ। सामाजिक रूप से हाशिए पर होने का क्या मतलब है, देखिएगा। आज कॉपियों के जिन पन्ने पर लिखते हैं उनकी बाईं ओर खाली जगह होती है जहां आमतौर पर लिखा नहीं जाता, उसे पन्ने का हाशिया कहा जाता है। कुछ ऐसा ही समाज में भी होता है। हाशियाई का मतलब होता है कि जिसे किनारे या हाशिए पर ढकेल दिया गया हो। ऐसे में वह व्यक्ति चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता। यह एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने अपनी कक्षा या खेल के मैदान में भी कभी ना कभी महसूस किया होगा। अगर आप अपनी कक्षा के ज़्यादातर बच्चे जैसे नहीं हैं, यानी अगर संगीत या फिल्मों में आपकी रुचि अलग तरह की है, अगर आपका बोलने का ढंग औरों से अलग है, अगर आप औरों की तरह गपशप से ज़्यादा मज़ा नहीं लेते, अगर आप वह खेल नहीं खेलते जो ज़्यादातर बच्चे खेलना चाहते हैं, अगर आपका पहनावा अलग तरह का है, तो इस बात की गुंजाइश बढ़ जाएगी कि आपके संगी साथी आपको अपने बीच का ही नहीं मानेंगे। इस तरह आप अक्सर यह महसूस करेंगे कि आप औरों से अलग हैं। आपकी कही बात, आपके एहसास, आपकी सोच, आपका व्यवहार सही नहीं है या औरों को पसंद नहीं है। तो कक्षा की तरह समाज में भी ऐसे समूह या समुदाय हो सकते हैं जिन्हें इस तरह की बेदखली का एहसास रहता है। उनके हाशियाकरण की वजह यह हो सकती है कि वे अलग भाषा बोलते हैं, अलग रीति रिवाज अपनाते हैं या बहुसंख्यक समुदायों के मुकाबले किसी दूसरे धर्म के हैं। वे अपनी गरीबी के कारण सामाजिक हैसियत में कमतर माने जाने की वजह से और शेष लोगों के मुकाबले कमतर मनुष्य के रूप में देखे जाने की वजह से खुद को हाशिए पर महसूस करते हैं। कई बार हाशियाई समूहों को लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। फासले और अलग थलग किए जाने का यह एहसास समुदायों को संसाधनों और मौक़ों का फ़ायदा उठाने से रोक देता है। फलस्वरूप हाशियाई समुदाय अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने में चूक जाते हैं। उन्हें समाज के ऐसे ताकतवर और वर्चस्वशाली तबकों के मुकाबले शक्तिहीन और पराजय का एहसास रहता है। जिनके पास ज़मीन है, धन दौलत है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे और राजनीतिक रूप से ज़्यादा ताकतवर हैं। इसका मतलब यह है कि हाशियाकरण किसी एक ही दायरे में महसूस नहीं होता। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी दायरे समाज के कुछ तबकों को हाशियाई महसूस करने के लिए विवश करते हैं। इस अध्याय में आप दो समुदायों के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें आज भारत के सामाजिक रूप से हाशिए पर माना जाता है। बात करते हैं आदिवासी और हाशियाकरण। दिल्ली में एक आदिवासी परिवार सोमा और हेलेन दादाजी के साथ बैठकर टेलीविज़न पर गणतंत्र दिवस की परेड देख रहे हैं। अरे देखो, आदिवासियों की नाव। दादू, वे आदिवासियों को हमेशा नाचते गाते ही क्यों दिखाते हैं? हाँ, क्या हमारे बारे में वे और कुछ नहीं जानते? सही कहा तुमने, आदिवासियों की दुनिया बहुत समृद्ध है। ज़्यादातर लोगों को इस बात का कुछ पता ही नहीं है। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो उड़ीसा में हमारा गांव बहुत खूबसूरत हुआ करता था। हमें अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें अपनी ज़मीन और जंगलों से मिल जाती थी। हम भी अपनी धरती, जंगलों और नदियों की बहुत कदर करते थे। तभी अचानक हमें बताया गया कि ये जंगल हमारे नहीं हैं। वन विभाग के अफसरों और ठेकेदारों ने बहुत सारा जंगल साफ कर डाला। अगर हम जंगलों को बचाते तो वे हमारी पिटाई करते थे। हमें अदालतों में घसीटा जाता था। वह न तो हमें वकील मिलता था और न हम अपना मुकदमा खुद लड़ सकते थे। तो फिर हमने अपनी जान कैसे बचाई? हमने तो बहुत सारे लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़े। आसपास के कस्बों में जो काम धंधे समय समय पर मिल जाते, हम उन्हें करने लगे। फिर अफसर आए। उन्होंने कहा कि हमारी ज़मीन के नीचे लोहे के भंडार हैं, वे उसे निकालना चाहते थे। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए। कहते थे कि अगर हम अपनी ज़मीन उन्हें बेच देंगे तो वे हमें नौकरी और पैसा देंगे। कुछ गांव वाले बहुत खुश हुए। कुछ को लगता था कि इससे हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। कुछ ने तो कागज़ों पर अंगूठे के निशान भी लगा दिए। उन्हें पता ही नहीं था कि अंगूठे का निशान लगाकर वे अपनी ज़मीन बेच रहे हैं। मुट्ठी भर लोगों को उन्होंने छोटी मोटी नौकरी पर रख लिया, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने अपनी ज़मीनें नहीं बेचीं। इस तरह उन्होंने हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी। वे हमें तरह तरह से धमकाने लगे। आखिरकार उन्होंने सबको अपने पुरखों की ज़मीन बेचने और छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। हमारी पूरी जीवन शैली का रातों रात नामो निशान गायब हो गया। ओह दादू, और हमारी ज़मीन, उसका 30 एकड़ ज़मीन के बदले ठेकेदार ने हमें बस थोड़ा सा पैसा दिया। मैं अपने ज़्यादातर दोस्तों से उसके बाद फिर कभी नहीं मिल पाया। शहर में वे मुश्किल से थोड़े दिन चले।
हमारे पास रोजी रोटी का कोई साधन नहीं बचा था। हम सब किराए पर एक कमरे के मकान में रहने लगे। अपनी बेखौफ ज़िंदगी और उस खुले माहौल की हमें बहुत याद आती थी। कुछ साल बाद तुम्हारे पिताजी को दिल्ली में नौकरी मिल गई और हम यहाँ चले आए। वे बड़े कठिनाई भरे दिन थे, इसलिए तुम दोनों को भी हम कई साल तक स्कूल नहीं भेज पाए। मुझे स्कूल जाने से नफरत थी। हम पढ़ाई में इतने पीछे थे कि सारे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते थे। हम घर में संथाली भाषा बोलते थे, इसलिए हिंदी में बात ही नहीं कर पाते थे, लेकिन अब हमारे कुछ दोस्त बन गए हैं। मैं थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी बोल लेती हूँ। काश मैं अपने दोस्तों को अपना गांव बर्बाद होने से पहले दिखा सकता। तुम लोग अभी भी उन्हें अपने गांव के बारे में बता सकती हो, इससे वे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। एक दिन मैं अपनी यानी आदिवासियों की कहानी पर एक फिल्म बनाऊंगी। अभी आपने पढ़ा कि किस तरह दादू को उड़ीसा का अपना गांव छोड़ना पड़ा। दादू की कहानी हमारे देश के लाखों आदिवासियों की कहानी से मिलती जुलती है। इस समुदाय के हाशियाकरण के बारे में आप इस अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, आदिवासी कौन लोग हैं? आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह जी रहे हैं। भारत का लगभग 8% आबादी जो है आदिवासियों की है। देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन और औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाकों में हैं। जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो और भिलाई का नाम तो आपने सुना होगा। आदिवासियों की सारी आबादी एक जैसी नहीं है। भारत में 500 से ज़्यादा तरह के आदिवासी समूह हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा आदि राज्यों में आदिवासियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अकेले उड़ीसा में ही 60 से ज़्यादा अलग अलग जनजातीय समूह रहते हैं। आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं क्योंकि उनके भीतर ऊंच नीच का फर्क बहुत कम होता है। इसी वजह से वे समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदायों या राजाओं के शासन में रहने वाले समुदायों से बिल्कुल अलग होते हैं। आदिवासियों के बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं। उनके धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग हैं। वे अक्सर अपने पुरखों की, गांवों की और प्रकृति की उपासना करते हैं। प्रकृति से जुड़ी आत्माओं में पर्वत, नदी, पशु आदि की आत्माएं हैं। ये विभिन्न स्थानों से जुड़ी होती हैं। इनका वही निवास माना जाता है। ग्राम आत्माओं की अक्सर गांव की सीमा के भीतर निर्धारित पवित्र लता कुंजों में पूजा की जाती है, जबकि पुरखों की उपासना घर में ही की जाती है। आदिवासी अपने आसपास के बौद्ध और ईसाई आदि धर्मों का शाक्त, वैष्णव, भक्ति आदि पंथों में भी प्रस्तावित होते रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि आदिवासियों के धर्मों का आसपास के साम्राज्यों में प्रचलित प्रभुत्वशाली धर्मों पर भी असर पड़ता रहा है। उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ और बंगाल में असम की शक्ति में तांत्रिक परंपराएं इसी के उदाहरण हैं। 19वीं सदी में बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपनाया, जो आधुनिक आदिवासी इतिहास में एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया है। आदिवासियों की अपनी भाषाएं रही हैं। उनमें से ज़्यादातर संस्कृत में बिल्कुल अलग और संभवतः उतनी ही पुरानी हैं। इन भाषाओं में बांग्ला जैसी मुख्य धारा की भारतीय भाषाओं को गहरे तौर पर प्रभावित किया है। इनमें संथाली बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। उनकी अपनी पत्र पत्रिकाएँ निकलती हैं। इंटरनेट पर भी उनकी पत्रिकाएँ मौजूद हैं। आदिवासी और प्रचलित छवियाँ, देखिए यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। देखिए आदिवासियों के, इन चित्रों को भी आप अच्छे से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिवासी और प्रचलित छवियाँ। हमारे देश में आदिवासियों को एक खास तरह से पेश किया जाता रहा है। स्कूल के उत्सवों, सरकारी कार्यक्रमों, किताबों और फिल्मों में उन्हें सदा एक ही रूप में पेश किया जाता है। वे रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए, हमेशा नाचते गाते दिखाई देते हैं। इसके अलावा हम उनकी ज़िंदगी की सच्चाइयों के बारे में बहुत कम जानते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग इस गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं कि उनका जीवन बहुत आकर्षक, पुराने किस्म का और पिछड़ा हुआ है। आदिवासियों पर भी यह आरोप भी लगाया जाता है कि वे आगे नहीं बढ़ना चाहते। बहुत सारे लोग पहले ही ये मान लेते हैं कि वे बदलाव या नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं। कक्षा 6 की किताब में आपने पढ़ा था कि खास समुदायों को बनी बनाई छवियों में देखते चले जाने की वजह से इस तरह के समुदायों के साथ अक्सर कितना भेदभाव होने लगता है। आदिवासी और विकास। जैसा कि आपने इतिहास की अपनी पाठ्यपुस्तक में पढ़ा है कि भारत में तमाम साम्राज्यों और सभ्यताओं के विकास में जंगलों का बहुत गहरा महत्व रहा है। लोहे, तांबे, सोने, चांदी के अयस्क, कोयले और हीरे, कीमती इमारती लकड़ी, ज़्यादातर जड़ी बूटियाँ और पशु उत्पाद, मोम, लाख, शहद और स्वयं जानवर
हाथी जो कि शाही सेनाओं का मुख्य आधार रहा है, ये सभी जंगलों से ही मिलते हैं। इसके अलावा जीवन के आगे बढ़ते रहने में जंगल का बड़ा योगदान रहा है। इन्हीं जंगलों से बहुत सारी नदियों का लगातार पानी मिलता रहा है। सब अब समझ में आ रहा है कि ये जंगल हमारी हवा और पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता को भी गहरे तौर पर प्रभावित करते हैं। 19वीं सदी के आखिर तक हमारे देश का बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था और कम से कम 19वीं सदी के मध्य तक तो इन विशाल भूखंडों का आदिवासियों के पास जबरदस्त ज्ञान था। इन इलाकों में उनकी गहरी पेट थी, उनका जंगलों पर पूरा नियंत्रण भी था। इसलिए आदिवासी समूह बड़ी बड़ी रियासतों और रजवाड़ों के अधीन नहीं रहे, बल्कि बहुत सारे राज्य वन संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते हैं। यह तस्वीर आदिवासियों की प्रचलित छवि से बिल्कुल अलग है। आज उन्हें हाशियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी समुदाय शिकार और चीज़ें बिनकर आजीविका चलाते थे। वे एक जगह ठहर कर जो है काम कम रहते थे। वे स्थानांतरित खेती के साथ लंबे समय तक एक स्थान पर भी खेती करते थे कई बार। हालांकि ये परंपराएं अभी भी कायम है, लेकिन पिछले 200 सालों में आए आर्थिक बदलावों, वन नीतियों और राज्य व निजी उद्योगों के राजनीतिक दबाव की वजह से इन लोगों को बागानों, निर्माण स्थलों, उद्योगों और घरों में नौकरी करने के लिए ढकेला जा रहा है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज उनका वन क्षेत्रों पर कोई नियंत्रण नहीं है और न ही उन तक सीधी पहुँच है। यह फोटो उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित न्यामगिरी पहाड़ी का है। यह डोंगरिया कोड नामक आदिवासी समुदायों का इलाका है। न्यामगिरी इस समुदाय का पवित्र पर्वत है। एक बड़ी एल्यूमिनियम कंपनी यहाँ खान और शोधक संयंत्र लगाना चाहती है। यह योजना इस आदिवासी समुदायों को विस्थापित कर देगी। इस समुदाय के लोगों ने इस प्रस्तावित योजना पर जमकर विरोध किया है। पर्यावरणवादी भी उनका समर्थन कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कंपनी के खिलाफ जो है सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा भी जो है वो चल रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। इमारती, लकड़ी और खेती व उद्योगों के लिए विशाल वन भूमियों को साफ किया जा चुका है। आदिवासियों के इलाकों में खनिज पदार्थों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भी भरमार रही है। इसलिए इन जमीनों को खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार छीना गया है। जनजातीय भूमि पर कब्जा करने के लिए ताकतवर गुटों ने हमेशा मिलकर काम किया है। काफ़ी बार उनकी जमीन जबरन छीनी गई है और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन बहुत कम किया गया है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि खनन और खनन प्रक्रियाओं के कारण विस्थापित होने वालों में से 50% से ज़्यादा केवल आदिवासी रहे हैं। आदिवासियों के बीच काम करने वाले संगठनों की एक ताज़ा सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में जो लोग विस्थापित हुए हैं उनमें से 79% आदिवासी थे। उनकी बहुत सारी जमीन देश भर में बनाए गए सैकड़ों बांधों के जलाशय में डूब चुकी है। पूर्वोत्तर भारत में उनकी जमीन लंबे समय से सशस्त्र बलों और उनके बीच चलने वाले टकरावों से बिंधी है। इसके अलावा भारत में 104 राष्ट्रीय पार्क और 543 वन्यजीव अभयारण्य हैं। ये ऐसे इलाके हैं जहां मूल रूप से आदिवासी रहा करते थे, अब उन्हें वहां से उजाड़ दिया गया है। अगर वे इन जंगलों में रहने की कोशिश करते हैं तो उन्हें घुसपैठिया कहा जाता है। अपनी जमीन और जंगलों से बिछड़ने पर आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन के अपने मुख्य स्रोतों से वंचित हो जाते हैं। अपने परंपरागत निवास स्थान के छिनते जाने की वजह से बहुत सारे आदिवासी काम की तलाश में शहरों का रुख जो है वो कर रहे हैं। वहाँ उन्हें छोटे मोटे उद्योगों, इमारतों या निर्माण स्थलों पर बहुत मामूली वेतन पर नौकरियां करनी पड़ती हैं। इस तरह वे गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते चले जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में 45% और शहरी इलाकों में 35% आदिवासी समूह गरीबी की रेखा के नीचे गुजर बसर करते हैं। इसकी वजह से वे कई तरह के अभावों का शिकार हो जाते हैं। उनके बच्चे, बहुत सारे बच्चे कुपोषण के शिकार रहते हैं। आदिवासियों के बीच साक्षरता भी जो वो बहुत कम है। जब आदिवासियों को उनकी ज़मीन से हटाया जाता है तो उनकी आमदनी के स्रोत के अलावा और भी बहुत कुछ है जो हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। वे अपनी परंपराएं और रीति रिवाज गंवा देते हैं जो उनके जीने और अस्तित्व का स्रोत है। उड़ीसा में एक रिफाइनरी परियोजना के कारण विस्थापित हुए गोविंद मारन कहते हैं, उन्होंने हमारी खेती की ज़मीन छीन ली, बस थोड़े से मकान छोड़ दिए हैं। उन्होंने शमशान भूमि, मंदिर, कुएं, तालाब सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया है। अब हम कैसे जिएंगे? जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, आदिवासी समाज जीवन के आर्थिक और सामाजिक आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दायरे में होने वाला विनाश दूसरे दायरों को भी प्रभावित करता है। उनके संसाधनों के लिए होने वाली छीना झपटी और विस्थापन की यह प्रक्रिया अक्सर दर्दनाक और हिंसक होती है। बात करते हैं आगे।
अल्पसंख्यक और हाशियाकरण। इकाई 1 में आपने पढ़ा कि मौलिक अधिकारों के जरिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। आपकी राय में इन अल्पसंख्यक समुदायों को ये सुरक्षाएं क्यों मुहैया कराई जा रही हैं? अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदायों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है, लेकिन यह अवधारणा केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है। इसमें न केवल सत्ता और संसाधनों तक पहुंच जैसे मुद्दे जुड़े हुए हैं, बल्कि इसके सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं। जैसा कि आपने इकाई 1 में पढ़ा था, भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति, समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। ऐसी सूरत में छोटा आकार घाटे की बात साबित हो सकता है और संभव है कि छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाएं। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ती है। यह प्रावधान उन्हें भेदभाव और नुकसान की आशंका से भी बचाते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में छोटे समुदाय अपने जीवन, संपत्ति और कुशल क्षेम के बारे में असुरक्षित भी महसूस कर सकते हैं। असुरक्षा की यह भावना तब और बढ़ जाती है जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों के संबंध तनावपूर्ण होते हैं। संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता व न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है। जैसा कि आप अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं, कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका एक अहम भूमिका निभाती है। अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। आइए अब इन प्रावधानों की रोशनी में मुसलमानों के संदर्भ में हाशियाकरण को समझें। मुसलमान और हाशियाकरण। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या 14.2% है। इन्हें हाशियाई समुदाय माना जाता है क्योंकि दूसरे समुदायों के मुकाबले उन्हें सामाजिक आर्थिक विकास के उतने लाभ नहीं मिले हैं। विभिन्न स्रोतों से ली गई निम्नलिखित तीनों सारणियों से पता चलता है कि मूलभूत सुविधाएं, साक्षरता और सरकारी नौकरियों के हिसाब से मुस्लिम समुदाय की स्थिति कैसी है। नीचे दी गई तीनों सारणियों को पढ़कर बताइए कि वे मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थितियों के बारे में क्या बताती हैं। तो देखिए, हिंदुओं के पास पक्का घर देखें तो 65%, मुस्लिम के 63% के पास जो है पक्का घर है, बिजली और नल, ये सब देखिए मूल सुविधाएं जो है 2008-9 के अनुसार जो है इनकी पूरी रिपोर्ट दी गई है। और साक्षरता दर भी देखिए किस तरह से, कुल 74 हैं। सारे हिंदू में से 63% हिंदू जो हैं वो साक्षर हैं, मुस्लिम 57%, ईसाई काफ़ी ज़्यादा साक्षर हैं, देखिए 74%, जैन 86%। चलिए थोड़ा बैक आ गए हैं, चलिए यहाँ पर थे। सरकारी नौकरियों में भी देखिए कितने प्रतिशत यहाँ पर हैं। चलिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए मुसलमान विकास के विभिन्न संकेतकों पर पिछड़े हुए हैं और सरकार ने 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई इस समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया। रिपोर्ट में इस समुदाय के हाशियाकरण का विस्तार से अध्ययन किया गया है। समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक संकेतकों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य हाशियाई समुदायों से मिलती जुलती है। उदाहरण के लिए 7 से 16 साल की उम्र के मुस्लिम बच्चे अन्य सामाजिक, धार्मिक समुदायों के बच्चों के मुकाबले औसतन काफ़ी कम साल तक ही स्कूली शिक्षा ले पाते हैं। मुसलमानों के आर्थिक व सामाजिक हाशियाकरण के कई पहलू हैं। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के भी कई रीति रिवाज और व्यवहार मुख्यधारा के मुकाबले काफ़ी अलग हैं। सब नहीं, लेकिन कुछ मुसलमानों में बुर्का, लंबी दाढ़ी और फैज टोपी का चलन दिखाई देता है। बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों को इन्हीं निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं। इसी कारण अक्सर उन्हें अलग नज़र से देखा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि वे हम बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। अक्सर यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना बन जाती हैं। कक्षा 7 में आपने पढ़ा था कि किस तरह अंसारी परिवार को किराए पर मकान ढूंढने में मुश्किल आ रही थी। मुसलमानों के इसी सामाजिक हाशियाकरण के कारण कुछ स्थितियों में वे जिन इलाकों में पहले से रहते आए हैं वहाँ से निकलने लगे हैं, जिससे अक्सर उनका गेटोआइजेशन जो है होने लगता है। कभी कभी यही पूर्वाग्रह घृणा और हिंसा को जन्म देते हैं। इस अध्याय के उपभाग में हमने देखा कि मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक हाशियाकरण के बीच गहरा संबंध है।
इसी अध्याय में पीछे आपने आदिवासियों की स्थिति के बारे में भी पढ़ा। 7वीं कक्षा में वे आप भारत में औरतों को असमान स्थिति के बारे में पढ़ चुके हैं। इन सारे समूहों के अनुभवों से पता चलता है कि हाशियाकरण एक जटिल परिघटना है जिसे निपटने के लिए कई तरह की रणनीतियों, साधनों की और सुरक्षा की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि संविधान द्वारा परिभाषित अधिकारों और इन अधिकारों को साकार करने वाले कानूनों और नीतियों की रक्षा में हम सब की बराबर जिम्मेदारी बनती है। इनके बिना न तो हम उस विविधता की रक्षा कर पाएंगे जो हमारे देश को एक अनूठी छटा देती है, और नई समानता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को साकार कर पाएंगे। निष्कर्ष क्या निकलता है कि इस अध्याय में हमने यह समझने का प्रयास किया कि हाशियाई समुदाय होने का क्या मतलब है। हमने विभिन्न हाशियाई समुदायों के अनुभवों के जरिए इस बात को समझने का प्रयास किया है और इन समुदायों के हाशिए पर रह जाने के अलग अलग कारण हैं। प्रत्येक समुदाय इसको अलग अलग तरह से महसूस भी करता है। हमने यह भी देखा है कि हाशियाकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में कई और भी हाशियाई समुदाय हैं। दलित भी इसी तरह का एक समुदाय है। इस समुदाय के बारे में हम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। हाशियाकरण से कमज़ोर सामाजिक हैसियत ही नहीं पैदा होती, बल्कि शिक्षा व अन्य संसाधनों तक पहुंच भी बराबर नहीं मिल पाती है। इसके बावजूद हाशियाई समुदाय का जीवन भी बदला जा सकता है और बदलता है। कोई भी हमेशा की तरह से हाशिए पर नहीं रहता। अगर हम हाशियाकरण के उन उदाहरणों पर ध्यान दें तो पाएंगे कि इन दोनों समुदायों के पास भी संघर्ष और प्रतिरोध का एक लंबा इतिहास रहा है। हाशियाई समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता बनाए रखना चाहते हैं और साथ ही अधिकारों, विकास और अन्य अवसरों में बराबर का हिस्सा चाहते हैं। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि विभिन्न समूहों ने इस हाशियाकरण का सामना किस तरह किया है। तो चलिए, इसी के साथ हमारा अध्याय पूरा होता है और इसके जो प्रश्नोत्तर हैं, चलिए वो एक PDF के माध्यम से देख लेते हैं। चलिएगा, प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। हाशियाकरण क्या है? तो देखिएगा, समाज के पिछड़े और वंचित समूह का समाज और राजनीतिक अवसरों में अलग थलग पड़ जाना ही क्या कहलाता है? हाशियाकरण कहलाता है। इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया गया है। खैर, हमारा मीडियम हिंदी है तो हम हिंदी में करेंगे। समाज के उन 3 समूहों का नाम बताइए जो हाशियाकरण के शिकार हुए हैं। तो उत्तर लिखेंगे आदिवासी, मुसलमान और दलित। अगला प्रश्न देखिए, हाशियाकरण से निपटने के लिए सरकार क्या करती है? तो सरकार हाशियाकरण से निपटने के लिए कानून बनाती है और इन समुदायों को लाभ पहुंचाने के लिए कई नीतियां और योजनाएं जो हैं वो लागू करती हैं। हाशियाकरण के शिकार समुदायों की क्या समस्याएं हैं? देखिए, समस्याएं देखिए, उनके साथ भेदभाव होता है। इन समुदायों को उनके संसाधनों से वंचित किया जाता है। इन समुदायों को उचित मजदूरी नहीं मिलती और इनका शोषण होता है। अपने हक के लिए इनको संघर्ष करना पड़ता है और सरकारी और सामाजिक अवसरों का लाभ भी इन्हें नहीं मिलता है। आदिवासी कौन लोग हैं? तो आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह जी रहे हैं। भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। आर्थिक रूप से आदिवासी क्षेत्रों का क्या महत्व है? तो आर्थिक रूप से आदिवासी क्षेत्रों का निम्नलिखित महत्व है। देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन और औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाकों में हैं। इन क्षेत्रों से देश को बहुत से खनिज और आर्थिक मदद मिलती है। भारत में कितने आदिवासी समूह हैं? तो 500 से भी अधिक आदिवासी समूह हैं। अगर हम भारत में प्रमुख आदिवासी क्षेत्रों की बात करें तो विभिन्न राज्यों में है, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम, इनके कुछ कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा आदि राज्यों में आदिवासियों की संख्या बहुत अधिक है। ये क्षेत्र भारत में प्रमुख आदिवासी क्षेत्र माने जाते हैं। आदिवासी समूह की विशेषताएं लिखिए। तो निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। ये इनके भीतर ऊंच नीच का फर्क बहुत कम होता है। ये समुदाय जाति, वर्ण पर आधारित समुदायों या राजाओं के शासन में रहने वाले समुदायों से बिल्कुल अलग होते हैं। ये अक्सर अपने पुरखों की, गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। ये जंगलों में रहते हैं और पूरी तरह जंगलों के ही उत्पादों पर निर्भर करते हैं। आदिवासी लोगों के प्रति हमारे बीच कौन कौन सी गलत और प्रचलित छवियाँ हैं? आदिवासी लोगों पर यह आरोप लगाया जाता है कि वे आगे नहीं बढ़ना चाहते। स्कूल के उत्सवों, सरकारी कार्यक्रमों, किताबों और फिल्मों में उन्हें सदा एक ही रूप में पेश किया जाता है। बहुत सारे लोग इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि इनका जीवन बहुत आकर्षक, पुराने किस्म और पिछड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग पहले ही मान लेते हैं कि ये बदलाव और नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं। तो ये गलत और प्रचलित छवियाँ हैं। औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी समूह के जीवन का वर्णन करो। तो औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी समूह शिकार और चीज़ें बिनकर आजीविका चलाते थे। वे एक जगह ठहर कर कम रहते थे। वे स्थानांतरित खेती के साथ साथ लंबे समय तक एक स्थान पर भी खेती करते थे। 19वीं सदी के आखिर तक हमारे देश का बहुत बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था।
19वीं सदी के मध्य तक तो इन विशाल भूखंडों का आदिवासियों के पास जबरदस्त ज्ञान था। इन इलाकों में उनकी गहरी पैठ थी, उनका जंगलों पर पूरा नियंत्रण भी था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आदिवासियों की जमीनें और जंगल छीन जाने से उनके सामने आजीविका को लेकर क्या समस्याएं हैं? तो देखिएगा, आजीविका और भोजन के अपने मुख्य स्रोत उनसे वंचित हो गए हैं वे, और अपने परंपरागत निवास स्थानों से छिनते जाने की वजह से बहुत सारे आदिवासी काम की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं। वहाँ उन्हें छोटे मोटे उद्योगों, इमारत और निर्माण स्थलों पर बहुत मामूली वेतन पर भी नौकरियाँ करनी पड़ती हैं। इस तरह वे गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते चले जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में 45% और शहरी इलाकों में 45 और 35 देखिए आदिवासी समूह गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करते हैं। इसकी वजह से वे कई तरह के अभावों का शिकार हो जाते हैं। उनके बहुत सारे बच्चे कुपोषण के शिकार रहते हैं। आदिवासियों के बीच साक्षरता भी बहुत कम है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, एक दायरे में होने वाला विकास दूसरे दायरे में विनाश लाता है। आदिवासियों के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो देखिए, आदिवासियों को विस्थापित कर वहाँ किया गया कार्य उनके विनाश का प्रमुख कारण है। जब आदिवासियों को उनकी ज़मीन से हटाया जाता है तो उनकी आमदनी के स्रोत के अलावा और भी बहुत कुछ है जो हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। वे अपनी परंपराएं और रीति रिवाज गंवा देते हैं जो कि उनके जीने का अस्तित्व का स्रोत है। उनके संसाधनों के लिए होने वाली छीना झपटी और विस्थापन की यह प्रक्रिया अक्सर दर्दनाक और हिंसक होती है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, अल्पसंख्यक किसे कहते हैं? तो ऐसे समुदाय जिनकी संख्या बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है, ऐसे समुदायों को अल्पसंख्यक कहते हैं। उदाहरण के लिए ईसाई, जैन, मुसलमान आदि। हाशियाकरण के कौन कौन से प्रभाव हैं? तो हाशियाकरण के निम्नलिखित प्रभाव हैं। इससे एक कमज़ोर सामाजिक हैसियत पैदा होती है। शिक्षा और अन्य संसाधनों तक पहुंच बराबर नहीं मिल पाती है उन लोगों को जो कि हाशियाकरण के शिकार होते हैं। समाज के कुछ समुदाय देश की मुख्य धारा से अलग हो जाते हैं। हाशियाई समुदायों को अधिकारों और विकास के अन्य अवसरों में बराबर हिस्सा नहीं मिल पाता। यह अभाव, पूर्वाग्रह और हिंसा को जन्म देता है। तो चलिएगा प्यारे बच्चों, इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगला चैप्टर जो है वो हम करेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।